Thank you, Sumbal. Thank you, Vaccine Consultants. Thank you, Miss Samara. वेल, जो आज का जो सेशन है वो करियर काउंसलिंग के ऊपर है। बेसिकली करियर काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा रीसेंट है। स्पेशली मैं वैसे भी काउंसलिंग की बात करूं तो काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बड़ा रीसेंट है और ये बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। तो कई एरियाज के अंदर काउंसलिंग की जाती है, तो जिसमें रिलेशनशिप काउंसलिंग है, फैमिली काउंसलिंग है। इसी तरह गोरों ने एक और कॉन्सेप्ट भी दिया जिससे हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं। अब करियर काउंसलिंग जो है वो क्यों जरूरी है, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। काउंसलिंग क्या होती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ लोग काउंसलिंग को एडवाइस के साथ कंफ्यूज करते हैं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और करियर चूज करते हुए काउंसलिंग कैसे की जानी चाहिए, और वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मैं एक एज ए जेनेरिक एक आपको फार्मूला दूंगा, एक जनरल फार्मूला दूंगा कि आपने अगर कोई भी करियर चूज करना है तो आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए। वो फार्मूला मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो सबसे पहले आपकी इजाजत से मैं चाहूंगा कि काउंसलिंग बेसिकली क्या होती। देखिए, जो काउंसलिंग है ना, बेसिकली इसमें हम इस लेक्चर में, इस वेबिनार में हम तीन एरियाज को टच करेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन टू करियर काउंसलिंग, ये क्या होता है। फिर करियर काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि जब आप ये प्रोसेस करें तो इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल किया जाना चाहिए। तो उसके बाद मैं एंड पे एक फार्मूला आपसे शेयर करूंगा। ये फार्मूला जो है वो मेरा डिज़ाइन करदा फार्मूला है, जिसे हम स्कोप फार्मूला भी कहते हैं या स्कोप एनालिसिस भी कहते हैं। करियर को चूज करने के लिए इस स्कोप वर्ड का क्या मतलब है, ये वो वाला स्कोप नहीं कि इस चीज का स्कोप क्या है। यहाँ पे स्कोप का मतलब एक एब्रीविएशन है, तो इसका क्या मतलब है इसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपकी इजाजत से मैं कहूंगा कि ये करियर काउंसलिंग होता क्या है। अच्छा, करियर से पहले अगर हम काउंसलिंग को समझ लेना तो बड़ी आसानी हो जाएगी। काउंसलिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक काउंसलर जो होता है, यानी काउंसलर आई मीन एक एक्सपर्ट बंदा जो होता है, या काउंसलर एज ए साइकोलॉजिस्ट जो होता है, वो क्या करता है कि अपने क्लाइंट के लिए जिस तरह का उसका प्रॉब्लम चल रहा होता है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो उसको इतने ऑप्शंस दे देता है, इतनी ज्यादा चीजें बता देता है कि वो बंदा खुद उसमें से एक अच्छा सेलेक्ट कर लेता है कि यार ये मेरे लिए ये चीज अच्छी है। तो उस प्रोसेस को हम काउंसलिंग कहते हैं। अच्छा, काउंसलिंग को ना कुछ लोग एडवाइस से कंफ्यूज करते हैं। एडवाइस से कंफ्यूज इस तरह करते हैं कि अब आपको पता है कि एडवाइस क्या होती है। एडवाइस का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी से कहूं कि भाई आप दही खाया करें, तो ये एडवाइस है। यानी कि मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, सिर्फ मैं कह रहा हूं कि आप दही खाया करें, ये एडवाइस है, जिस तरह यूजुअली डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं। अब एडवाइस का मतलब होता है कि आप ऑप्शन ना दें, सिर्फ एक ही चीज थोप दें और वही आपने लेनी हो, तो उसको हम एडवाइस कहते हैं। अब हमारे कल्चर में क्या होता है कि जब भी बच्चे करियर चूज करते हैं ना, तो वो एडवाइस के ऊपर करते हैं। एडवाइस के ऊपर करते हैं कि बाबा ने कह दिया कि आपने ये बनना है, मामा ने कह दिया कि आपने ये बनना है। तो हमारी कौम वैसे भी इमोशनल होती है कि जी मैं अब, मेरे बाबा ने कह दिया तो मैं अब बस। अक्सर आप क्लासेस में जाके देखें ना कि भाई आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज किया, आपको 50% लोग यही कहेंगे कि जी मेरी दादा की ख्वाहिश थी, मेरी फूफो की ख्वाहिश थी। अब जिसका जितना रिलेशन करीब होता है वो उसी रिश्ते का नाम ले देता है। तो ये बेसिकली एडवाइस होती है। अब देखिए, एडवाइस में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। अब जिंदगी में याद रखें कि जितने आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे ना, कामयाबी का चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आपके पास ज्यादा ऑप्शन में से आप एक अच्छी चीज सेलेक्ट जब करते हैं ना, तो उसमें ऑप्शन आपके पास ज्यादा है, और जिसके पास ऑप्शन होते हैं उसकी कामयाबी ज्यादा ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे मेरी अक्सर एक लाइन भी है, मैं सक्सेस को डिफाइन करता हूँ कि सक्सेस बेसिकली क्या चीज है। सक्सेस सक्सेस इज प्रेफरिंग चॉइसेस ओवर चांसेस।
कि सक्सेस किसे कहते हैं, प्रेफरिंग चॉइसेस ओवर चांसेस, यानी कि अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, उनमें से अगर आप एक चॉइस को पिक करते हैं, जाहिर है आप वो करेंगे जो आपके लिए ज्यादा अच्छी होगी, तो उसमें सक्सेस के चांस ज्यादा है। ना कि अगर आपने एक चांस लिया है, अब चांस में सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं, हो सकता है आप कामयाब भी हो जाए, लेकिन चांसेस कम होते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती। तो इसी तरह करियर के अंदर भी अगर आपको चॉइसेस दी जाएं, फर्ज करें आप एक ऐसे लेवल पे हैं, आप इंटर में हैं, आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, लेकिन अब कई लेवल्स के ऊपर आपकी फील्ड जो है वो चेंज हो सकती है। यानी कि इनिशियल लेवल तो यही होता है कि आप मैट्रिकुलेशन में ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपनी पसंद की या एरिया में चले जाएं, या इंटर के बाद भी होता है, इवन ग्रेजुएशन के बाद भी यह होता है आपके पास कि आपका एरिया आप स्पेसिफिक कर सकते हैं। अब करियर काउंसलिंग का मतलब यह है कि एक एक्सपर्ट बंदा जो है, जो काउंसलर होता है, अब काउंसलर अच्छा कैसे होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। हर बंदा काउंसलर नहीं हो सकता, और जरूरी भी नहीं है कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं तो वो भी अच्छी काउंसलिंग कर सकता है, ये भी जरूरी नहीं। एक अच्छा काउंसलर वो होता है जिसके पास एक बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है, उसने दुनिया देखी हो, उसने डिफरेंट एरियाज में रहा हो, उसका एक्सपोजर अच्छा हो, उसने कई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, उसका एक विजडम हो, वो यानी कि असेस कर सके कि कौन सा एरिया बेहतर जा रहा है, कौन सा एरिया किस कल्चर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी फील्ड जो है वो पाकिस्तान में अच्छी है, कौन सी फील्ड अमेरिका में अच्छी है। वो उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो, तो उसको एक अच्छा काउंसलर कहते हैं। अब जब भी आप एक काउंसलर से मिलेंगे, तो काउंसलर क्या करता है, बहुत सारे फैक्टर्स, यानी कि बहुत सारे फैक्टर का मतलब मैंने एक फार्मूला आपको बताना है, वो वही फैक्टर्स हैं कि वो काउंसलर जो है वो सारे आपके फैक्टर्स को देखते हुए आपके सामने ऐसे ऑप्शन रखता है, ऐसे ऑप्शन आपके सामने खोल के रखता है कि आपको क्लिक हो जाता है कि हाँ यार मैंने ये चीज उठानी। और इस प्रोसेस को हम करियर काउंसलिंग काउंसलिंग कहते हैं। और ऑब्वियसली जो काउंसलिंग आपकी कर रहा होता है वो करियर काउंसलर होता है। और करियर काउंसलर की मैंने आपको निशानियां बता दी हैं कि वो कैसा होना चाहिए। सिर्फ किसी कॉलेज में बैठा हुआ कि रिसेप्शन के ऊपर बंदा नहीं हो सकता या बंदी नहीं हो सकती, या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेल में कोई एक बंदा बैठा होता है, वो आप जाते हैं ना, तो वो आपको वही सब्जेक्ट कहता है जो जिस सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं हो रहा होता। इसका मतलब ये है कि वो आपको एडवाइस करता है। तो भाई आप लोगों ने एडवाइस नहीं लेनी, आपने ऐसे ऑप्शंस लेने हैं जो आपको एक एक उसमें से क्लिक कर जाए कि ये मेरे लिए है। तो उस प्रोसेस को हम करियर काउंसलिंग कहते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया। अब करियर काउंसलिंग का अगर आपको पता है तो क्या होता है कि इसका बेसिकली एम क्या होता है, एम ही यही है इसका कि मैं आपको एक ऐसा एक्सपोजर दूं, आपको एक ऐसा फार्मूला दूं इस वर्कशॉप में जिसमें आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि यार ये करियर काउंसलिंग का फायदा भी होता है, और एक एक ब्रॉडर वे में आपको मैं एक प्रोसेस बता दूं कि जब भी आपने को करियर चूज करना है इन चीजों को आपने जेहन में रखना है। या जिसे मैं फार्मूला कह रहा हूं जो कि मैं एंड पे आपको देने जा रहा हूं, कि वो फार्मूला आपने जेहन में रखना है कि उस फार्मूले को लगा के अगर आप अपना करियर चूज करेंगे तो वो बेस्ट करियर होगा। इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि आपको एक अवेयरनेस दी जाए और एक फार्मूला ऐसा बताया जाए जिसको इस्तेमाल करते हुए आप बेहतर से बेहतर जो है वो करियर चूज कर लें। कि आपने किस कंट्री में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट किस कंट्री में ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो एंड के ऊपर जो है ना, जैसे ये वर्कशॉप खत्म होती 30-40 मिनट की, और उसके बाद मैं कुछ इंशाल्लाह क्वेश्चन भी आपके लूंगा, 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे ले लूंगा। बाकी ये वाला सेशन जो है रिकॉर्ड भी हो रहा है, किसी का कोई मिस हो जाए तो वो एंड पे सुन भी सकता है, तो ये आपको हम शेयर भी कर देंगे। तो इस वर्कशॉप का जो एम है मैंने आपको बता दिया है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, छोटी छोटी ऐसी बातें जो आपको पता चल जानी चाहिए कि ये वर्कशॉप जो है वो पार्टिसिपेंट को हेल्प करेगी कि वो अपने अंदर अपनी स्ट्रेंथ देख सकें, वीकनेसेस देख सकें, करियर इंटरेस्ट को चेंज कर सकें। फिर आपको हम गाइड करेंगे इसमें कि आपकी क्या क्या चॉइसेस आपके लिए हो सकती हैं। ठीक है।
इमर्जिंग जॉब ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ताकि आपका माइंड जो है वो चेंज हो सके अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट, जो जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि जो करियर का एक डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, उसमें आपने किन चीजों का ख्याल करना है, इसको मैं एक एक को डिस्कस भी करूंगा। और ये फार्मूला है, ये मैं आपको फार्मूला देके जा रहा हूं, और इस फार्मूले का नाम है स्कोप, SCOPE, स्कोप। कि जब भी आपने को करियर चूज करना है, ये पांच पांच चाबियां हैं जिसको आपने इस्तेमाल करना है, इनको आपने जहन में रखना है कोई भी आपने अगर करियर चूज करना है। अब इन इन पांच जो चीजें हैं, इनसे ये बनता है। नंबर 1, नंबर 1 इनसे बनता है कि स्ट्रेंथ। कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी आपके जहन में करियर ख्याल आता है, फर्ज करें मेडिकल आ गया है, इंजीनियरिंग आ गया है, कोई भी आपके जहन में करियर जहन में आता है ना, तो सबसे पहले आपने उसमें स्ट्रेंथ देखनी है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, यानी कि एज ए पर्सन आपने देखना है, क्या आप उसमें स्ट्रेंथ रखते हैं। हाँ, अगर रखते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपने देखना दूसरी चीज ये भी देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी करियर आपके जहन में आता है ना, उस करियर को इन 5 चीजों में से गुजार लें। अगर पांचों चीजें पूरी होती हैं ना उसके ऊपर, तो वो करियर आपके लिए फिट है, आप उसको उठा लें विदाउट एनी हेजिटेशन। उसमें सबसे पहले वो करियर जिसमें आपकी स्ट्रेंथ भी हो, मैं आपको मिसालों से भी एक्सप्लेन करूंगा। कि फर्ज करें कि आपके जहन में मेडिकल एजुकेशन है, तो क्या मेडिकल एजुकेशन के लिए आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, रातों को जाग सकते हैं, 5 साल वेट कर सकते हैं? क्या आप में ये स्ट्रेंथ है? फिर आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी उतनी है कि आप बड़े बड़े प्रोसेस को समझ सकें? हाँ, अगर है तो फिर आगे कल्चर की तरफ जाएं। क्या जिस कल्चर में आप रहते हैं वहां पे उस फील्ड की अहमियत है, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है? अगर उस कल्चर में उसकी रिस्पेक्ट दी जाती है तो वो भी पास हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली मेडिकल एजुकेशन कल्चर में ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर कल्चर में ठीक है लेकिन आप में कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर भी आप चूज ना करें। ठीक है, कल्चर में तो बड़ी इज्जत है, लेकिन आप कर ही नहीं सकेंगे, ऐसे 4-5 साल जाया करेंगे तो फायदा क्या? अब दूसरी चीज पूरी नहीं आ रही। हाँ, अगर आप में स्ट्रेंथ भी है, कल्चर भी दे रहा है, और फिर आपने देखना है अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं इस फील्ड की। क्या ये करियर करने के बाद, ये करियर करने के बाद क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मुयसर हैं? अगर हैं तो ये तीसरा फार्मूला भी पास है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज भी हो। हाँ, अपॉर्चुनिटीज को आपने कब देखना है, इसके ऊपर मैं अलहदा से भी डिस्कस करता हूँ एक एक चीज के ऊपर के, इसको मैं ज्यादा एलैबोरेट करूंगा। अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है लेकिन कल्चर में भी इज्जत है, आप वो कर भी सकते हैं, तो फिर उसको जरा साइड पे कर दें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं तो उसका करियर क्या होगा? उसका मुझे बताएं करियर क्या होगा, मसला आ जाएगा। हाँ, अगर अपॉर्चुनिटीज भी उसमें है, कल्चर भी अच्छा समझता है, आप में स्ट्रेंथ भी है, फिर आगे पैशन देखें। क्या आपका दिल करता है अंदर से, दिल करता है अंदर से कि हाँ यार ये बड़ा मेरे लिए अच्छा प्रोफेशन है? अगर दिल भी करता है तो ये चौथा फार्मूला भी पास है। हाँ, फिर एक आखिरी आखिरी फिल्टर रह गया है, वो है एनवायरनमेंट। क्या आप ऐसा करियर चूज कर रहे हैं जिसको करने के बाद आपको ऐसी जगह पे काम करना पड़ रहा है, आपको ऐसी जगह पे काम करना पड़ रहा है जिस जगह पे आपकी सेहत इजाजत नहीं देती? फॉर एग्जाम्पल, आपको दमा है, ठीक है, यानी कि आपको दमा है, और आपको एलर्जी है, यानी कि टेक्सटाइल से एलर्जी है, धागे से, कपड़े से एलर्जी है, और आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। अब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने के लिए
आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब आप जॉब करेंगे तो आपको वहां पे बैठ नहीं पाएंगे, फील्ड में विजिट नहीं कर पाएंगे, फैक्ट्री में नहीं जा सकेंगे। तो मुझे बताएं, क्या आपको वो सूट करता है प्रोफेशन? नहीं करता। या फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। फर्ज करें आप आपको कोई, फर्ज करें आप मिर्गी के पेशेंट है, एपिलेप्सी के पेशेंट है, और आपने करियर चूज कर लिया एविएशन के अंदर। अब एविएशन के अंदर जब आप चूज करेंगे तो एविएशन वाले आपको कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि जब वो आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर एपिलेप्सी आएगी, तो जहाज उड़ाने वाले एपिलेप्सी वाला तो नहीं हो सकता। तो आपकी तो 6-7 साल की मेहनत खुडे लैन लग गई भाई। तो आप पहले ही समझदारी करें कि भाई ये 5 फिल्टर से गुजार लें, जो भी आपके जहन में करियर आता है ना उसको गुजार लें। अगर वो गुजर जाता है ना तो वो आपके लिए बेहतरीन करियर है, उसको आप चूज कर लें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें थोड़ा सा आ, इसमें और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्ज करें स्ट्रेंथ में आपने क्या क्या चीजें देखनी। अच्छा, स्ट्रेंथ में दो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ देखी जाती, जिसको मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया, लेकिन मैं मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्ट्रेंथ में आपने एक तो पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ देखनी, कि आप पर्सनैलिटी वाइज, फर्ज करें आपने मेडिकल एजुकेशन का जिक्र किया, क्या मेडिकल एजुकेशन में आपकी पर्सनैलिटी में कंसिस्टेंसी है? आप हार्ड वर्कर हैं? ये पर्सनैलिटी की टाइप्स हैं। क्या आप हार्ड वर्कर हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, आप लगातार मेहनत कर सकते हैं, लंबे अरसे के लिए मेहनत कर सकते हैं? ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स है। क्या उस खास प्रोफेशन के मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी में वो स्ट्रेंथ है? अगर है तो आप उसको कंसिडर करें। फिर आप में क्या कॉग्निटिव स्ट्रेंथ भी है? कॉग्निटिव स्ट्रेंथ का मतलब है आपका आईक्यू कैसा है उस प्रोफेशन के हिसाब से। आपका आईक्यू कैसा है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, आप में लर्निंग, मेमोरी, वो चीजें कैसी हैं? क्या उस प्रोफेशन के मुताबिक ये चीजें हैं? तो इसका मतलब है आपकी स्ट्रेंथ जो है वो फॉल करती है। आप इसमें पूरा उतर रहे हैं। आप अगले पॉइंट की तरफ चले जाएं, कल्चर। क्या जो चीज आप कंसिडर कर रहे हैं, जो करियर आप कंसिडर कर रहे हैं, क्या उस करियर के बारे में आपके कल्चर के लोग क्या कहते हैं, बातें क्या करते हैं? फर्ज करें आपके अंदर एक पैशन है कि मैं हेयर ड्रेसर बनूं, नाई बनूं, फर्ज करें आपका एक पैशन है, आप वो बन भी सकते हैं, आप में स्ट्रेंथ भी है, आप उस माहौल में काम भी कर सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। लेकिन कल्चर उसको एक्सेप्ट कितना करता है? आपके खानदान में उसकी क्या रिस्पेक्ट है? क्या ये तो नहीं कि ये काम सीखने के बाद आप ख्वार हो, इतना ख्वार हो कि आप छोड़ दें, फिर आप नया काम एक सीखें? और जिंदगी में याद रखें, आपके पास ये प्रोफेशन चेंज करने के लिए टाइम नहीं हुआ, टाइम है ही नहीं। देखिए, जब आप एक एरिया में एक्सपर्ट होते हैं, आप 30-35 साल के हो चुके होते हैं, अब 30-35 साल के बाद वो काम छोड़ के दूसरे काम में जाएंगे तो क्या फायदा? एक नया काम सीखें। तो आपकी उम्रें कोई ज्यादा नहीं है, लाइक ये नहीं कि आप कोई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह आपकी बहुत लंबी उम्र है, आपकी बड़ी छोटी सी उम्र है, 55 साल आपकी एवरेज एज है। तो आप इसलिए पहले से अच्छी प्लानिंग करें करियर के ऊपर। फिर ये कि लीडरशिप के हवाले से उस कल्चर में लीडरशिप क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, क्या वर्किंग स्टाइल ऐसा है जो आपका कल्चर उसको एक्सेप्ट करे? फिर आप, क्या आप जिस करियर को चूज कर रहे हैं उस करियर में काम कितना ज्यादा है? क्या आप फैमिली को टाइम दे सकते हैं? आपके कल्चर में फैमिली के लिए टाइम और वर्क के लिए टाइम बैलेंस है? आपने अपने कल्चर, फैमिली डायनामिक्स को देखते हुए आपने देखना है कि ये मेरे लिए काम सूटेबल है या नहीं। एक फैमिली आपको इजाजत देती है या नहीं देती एक ऐसा काम, ठीक है? देखें, अक्सर आपने देखा होगा कुछ फैमिलीज के अंदर ये होता है कि टीचर, फीमेल टीचर जो है वो जॉब कर सकती लेकिन कोई और जॉब नहीं कर सकती, या मेडिकल डॉक्टर बन सकती, कोई और प्रोफेशन में नहीं जा सकती। तो आपने कोई ऐसा प्रोफेशन चूज कर लिया, आप में उसकी बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन आपको कल्चर अलाउ नहीं करेगा, तो आपका वो सारा करियर खत्म हो जाएगा।
इसीलिए भाई कल्चर को भी जहन में आपने रखना। इसी तरह फिर आपने अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि जो करियर आप चूज कर रहे हैं क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं। बेसिकली करियर तो हम ज्यादातर जॉब्स के लिए देख रहे होते हैं ना। तो आपने जॉब्स को ही ध्यान में रखना है कि क्या जो करियर आपने पिक किया है उसकी जॉब्स कैसी हैं, क्या उसकी जॉब्स अवेलेबल हैं। इंडस्ट्री में डिमांड चेक करें कि डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है ना, बहुत सी इंडस्ट्रीज आपने देखा होगा कि डाउन चली जाती हैं, ठीक है, खत्म हो रही हैं, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम की वजह से। फर्ज करें इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो वो इंडस्ट्री, फर्ज करें आज एक बंदा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, स्पेशली गाड़ियों में स्पेशलाइजेशन कर रहा है, और गाड़ियों में कौन सी गाड़ियां जो मैनुअल गाड़ियां। अब जब उसने इंजीनियरिंग करनी है 5-6 साल के बाद, तब हो सकता है मैनुअल गाड़ियां खत्म हो जाएं, ये डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां ना हो, सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो। अब जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां 10 साल बाद इस मार्केट में होंगी तो उस बंदे का तो स्कोप खत्म है, उसने तो सारी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां सीखी हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्री का ट्रेंड आपने चेक करना है। मार्केट ट्रेंड क्या है, डिमांड अलहदा चीज है, ट्रेंड अलहदा चीज है, कि मार्केट किस साइड पे बढ़ रही है। तो फर्ज करें अगर कोई गाड़ियों में इंजीनियरिंग करना चाहता तो मैं कहूंगा कि भाई अभी आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ज्यादा फोकस करें। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, वो जो ट्रेंड है वो किधर लेके जा रहा है आपको, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहा है। फिर आपने ये देखना है कि उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है उसका स्पेक्ट्रम कितना है। यानी कि स्पेक्ट्रम का मतलब है कि आपको जॉब यहाँ पे भी मिल सकती है, यहाँ पे भी मिल सकती है, यहाँ पे भी मिल सकती है, यहाँ पे भी मिल सकती है। यानी कि आप फर्ज करें जिस तरह एमबीए, एमबीए का स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा है। फर्ज करें अगर आपने एचआर में एमबीए किया हुआ है तो आपको हर तरह के इदारे में एचआर का डिपार्टमेंट होता है, उसका स्पेक्ट्रम ज्यादा है। तो कोशिश करें कि ऐसा करियर चूज करें जिसका स्पेक्ट्रम ज्यादा हो। यानी कि आप ऐसा ऐसा करियर चूज ना करें जिसका स्पेक्ट्रम ही थोड़ा हो, यानी कि वो बंदा एक ही जगह पे काम कर सकता हो, कहीं और ना कर सकता हो। फिर उसके लिए आपने बड़ा स्पेसिफिक काम सीख लिया है जो सिर्फ एक ही जगह पे उसकी डिमांड हो। वो अगर वहां पे कोई चीज नहीं है तो फिर तो आप बैठे हैं, फिर तो आपके लिए ख्वारी है। तो आपने एक विजनरी इंसान के पास जाना है। सही जो काउंसलर है ये वही आपको एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि आप एज ए इस उम्र में, एज ए स्टूडेंट इस उम्र में शायद आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं, इतना विजन नहीं है कि आप ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर पाओ। फिर आपने ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि जो अभी नहीं अपॉर्चुनिटीज आपने आपने देखना है कि जब आपकी एजुकेशन खत्म होगी, फर्ज करें अभी आप एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं और 2030 में आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, तो आपने 2030 में देखना है कि इसका ट्रेंड क्या होगा, तब ये इस एजुकेशन का क्या स्कोप होगा। तो आपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखनी है। इस तरह हजरत अली का भी फरमान है कि अपने बच्चों को ना, अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करो। यानी फ्यूचर का मतलब ये है कि अभी ना देखो कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या अपॉर्चुनिटीज है। हो सकता है 5 साल के बाद अभी वाली अपॉर्चुनिटीज ही ना हो। हमारा हमारा कल्चर पता क्या करता है, हमें हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो क्या करते हैं, जो काम अभी चल रहा है ना उसी के पीछे पड़ जाते हैं। अब होता क्या है कि वो इतनी सैचुरेशन हो जाती है कि 5 साल बाद कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, क्योंकि लोग इतने हो गए उस फील्ड में। हमारे यहाँ ये इसको इस्तेमाल करते हुए आपने फ्यूचर को देखना है कि जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी तब क्या ट्रेंड होगा। फर्ज करें मैं ज्यादातर अगर जो वो लोग जो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं या कंप्यूटर साइंस उनका एरिया है, उनको चाहिए कि एआई के अंदर ज्यादा स्कोप देखें। एआई और ऐसे ऐसी एजुकेशन ऐसी जगह से ले जहाँ पे एआई बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे आप यूके में आप एआई का बड़ा अच्छी जगह है, अच्छा प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, यूरोप में एआई के बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं, सिंगापुर है, ठीक है, मलेशिया है। ठीक है, तो इस तरह आपने उन एरियाज को हिट करना है अगर आप एआई की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो एआई, या अगर आप डाटा साइंस के अंदर हैं या साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, ये एरियाज बहुत इन होने आने वाले दिनों में। साइबर सिक्योरिटी है, एआई है। ठीक है, उसके बाद आप ये कह लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसका ये बड़ा स्कोप है, यानी कि इसका अगला अगला 10 साल है इसी चीज के। ठीक है, रोबोटिक्स हैं। ठीक है,
तो ये अगले 10 साल जो है ना, इन एरियाज के ऊपर आपने फोकस कर, ठीक है। फिर आपने अपॉर्चुनिटीज में ये भी देखना है कि जो आप करियर चूज कर रहे हैं इसमें पक्ष क्या होते हैं, प्रिविलेजेस क्या होती है, क्या आपकी जिंदगी आसान हो सकती है। ये ना हो कि आप एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पे कोई फैसिलिटीज ही ना हो। यानी जैसे फर्ज करें पाकिस्तान में, मैं टीचिंग की बात करता हूँ, टीचिंग के लिए क्या पाकिस्तान प्रिविलेजेस है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। कोई लाइक कोई ना ट्रांसपोर्ट है, ना कोई अलाउंस है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही, ठीक है। और सारी जिंदगी आपने मेहनत करनी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेहनत ही, चैलेंजिंग जॉब ही यही होती है, स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, ठीक है। तो आपने ये कौन सा फिल्टर है, ये तीसरा बड़ा फिल्टर है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को, कल्चर को देखते हुए अपॉर्चुनिटीज को भी देखना है कि क्या जो आप करियर चूज कर रहे हैं इसका फ्यूचर क्या है, आने वाले 4-5 सालों के बाद इसके साथ क्या होने जा रहा है। तो ये आपको कौन गाइड कर सकता है। देखिए मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं, अब ये पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं, आप अलहदा से डिस्कस भी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, पर्सनैलिटी वाइज देखते हुए। इसी तरह एक चीज पैशन है, पैशन, पैशन का मतलब होता है कि आपकी किसी चीज के अंदर बड़ी डीप इंटरेस्ट को हम पैशन कहते हैं, कि जेन्युइन इंटरेस्ट कितना आपका। देखिए बाकी आपने तीन चीजें भी देखनी है और ये चौथा फार्मूला भी देखना है। बाकी अगर तीनों चीजें सही हैं तो साथ पैशन भी है तो और अच्छा हो जाता है। कि पैशन में क्या है कि क्या आपको आर्जी तौर पे एक्साइटमेंट तो नहीं होगी कि एक चीज देख के आपने कहा यार मैं ये कर लूं, ये आर्जी एक्साइटमेंट है या एक जेन्युइन इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट में कंसिस्टेंसी भी है। यानी कि आप पिछले 2 साल से आपका दिल यही कर रहा है कि मैं यही करूं, एक जेन्युइन आपका इंटरेस्ट है, यानी कि आपको वो काम दिल से अच्छा लग रहा है कई सालों से, इसका मतलब वो जेन्युइन इंटरेस्ट है, ठीक है। या कभी आपको ये, कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होता है, कभी ये करियर अच्छा लगना लग गया, 2 साल बाद दूसरा लगने लग गया, इसका मतलब है उनका अंदर से शायद इंटरेस्ट नहीं है। उनको हेल्प लेनी चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट से, वो आपको सही एनालिसिस करके बता सकता है पर्सनैलिटी के मुताबिक आपको क्या चीज सूट करती है। इसके ऊपर पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं, जिस तरह MBTI एक बड़ा बड़ा फेमस, आपको पता है, पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट होता है जो स्पेशली करियर के लिए चूज करते हैं। तो उस टेस्ट में से आप अपने आप को गुजार के आपको वो भी गाइड कर सकता है। तो इसी तरह आपने जेन्युइन पैशन देखना है। हाँ एक और चीज ये याद रख लें कि पैशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो चेंज ना हो, क्योंकि समटाइम हमारा जो पैशन होता है ना, वो किसी, फर्ज करें डॉक्टर को देख लिया अच्छी जगह पे तो डॉक्टर बनने का दिल कर आया, हालांकि वो पैशन नहीं होता, वो एक टेम्परेरी एक्साइटमेंट होती, ठीक है। किसी किसी बिजनेसमैन को बड़ी गाड़ी में देख लिया तो वो कहता है यार पढ़ाई में तो कुछ नहीं है, बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए वो एक्साइटमेंट होगी, लेकिन वो जेन्युइन शायद पैशन आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे। तो ये जरूरी है कि आपको जेन्युइन पैशन की जरूरत है। हाँ पैशन भी आप तब फॉलो करेंगे जब बाकी तीन फैक्टर भी आपको अच्छे लगते हैं या उसमें से आप गुजर गए, तो फिर पैशन। सिर्फ देखें बहुत से लोग, मेरे दोस्त ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं जो कहते हैं कि यार सिर्फ पैशन को फॉलो करो, नो, मैं इससे अग्री नहीं करता। देखें अगर सिर्फ आपका पैशन है ना, कि एक ही चीज पे पैशन है, फर्ज करें आप बनना चाहते हैं कि जी आपने, फर्ज करें मैं मिसाल देता हूं कि आपका पैशन है कि आप आर्किटेक्ट बने, ठीक है, और आपने साथ ये भी है कि आपने पाकिस्तान में रहना है। अब देखें आर्किटेक्ट की जो एजुकेशन है ना वो काफी एक्सपेंसिव भी है, मुश्किल भी है। आर्किटेक्चर जो है ना ये मुश्किल एजुकेशन है, यानी कि बहुत बारीकी वाली एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है एक किस्म की, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल ये साइंस है। अगर आप इतनी मेहनत से आर्किटेक्ट का कोर्स भी कर लेते हैं, आपका, क्योंकि आपका पैशन था कि मैंने आर्किटेक्ट बनना, और पाकिस्तान में इसका स्कोप पता है मुझे, मुझे कोई बंदा हाथ खड़ा करके बता दे कि जी हमने घर आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाया, अगर करवाया भी होगा तो वो 25-30 हज़ार रुपए में वो आपको नक्शा दे देते हैं। तो ज्यादातर जो है ना ये हमारे कल्चर के अंदर सूटेड नहीं है, हमारा कल्चर इससे हेल्प ही नहीं लेता। या फर्ज करें आप कहें कि जी मैंने मैंने ज़राअत पढ़नी,
और मैंने इसको प्रैक्टिस करूंगा, और ये किस्म का पौधों का डॉक्टर होता है। तो अब हमारे कल्चर में किसान किसी से हेल्प ही नहीं लेते। जो फार्मर्स हैं वो तो कहते हैं कि हमसे बड़ा एग्रीकल्चर को तो कुछ जानता ही नहीं। तो क्या करेंगे, आपकी एजुकेशन किधर जाएगी, मुझे बताएं। हाँ, हालांकि आपका पैशन बहुत था, आप उसको पढ़ भी सकते थे, आप में स्ट्रेंथ भी थी, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है और आपका कल्चर एक्सेप्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि ये 5 फिल्टर से आपकी वो साइंस नहीं गुजरी। 5 फिल्टर से साइंस नहीं गुजर रही ना, तो उसको साइड पे कर दें, उसको ना लें। ये बहुत मैं बेहतरीन फार्मूला आपको देके जा रहा हूँ। ये 5 फिल्टर से आपने ये चीजें गुजारनी है। जो भी आप जेन में है, कोई भी फील्ड है, तो अगर आप नहीं गुजार पा रहे तो वो आपके लिए शायद अच्छा नहीं। इसी तरह मैं आपको बता दूं, इन्वायरमेंट जो 5वां फार्मूला है वो ये है कि आपने एक करियर चूज किया है, अब आप उसमें जॉब करना चाह रहे हैं। अब जब जॉब करते हैं, एक ऐसी जगह पे जॉब करते हैं जहां पे आपके लिए मसला है, आप कर ही नहीं सकते। फर्ज करें आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं और आपको दमा है, तो आप जनाब आपने एग्रीकल्चर में साइंस ले लिया, आपने हॉर्टिकल्चर में कर लिया। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं शहरों के अंदर लगे होते हैं, उनकी आपने देखभाल करनी होती है, उनको देखना होता है। अब वहां पे आपको दमा है पोलन से, पौधों के जो पोलन्स होते हैं, आप पौधों के साथ नहीं रह पाओगे। या आपने जंगलात जो है वो फॉरेस्ट में ऑफिसर लग गए, वहां पे आपके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या, जो करियर आप चूज कर रहे हैं, उस करियर का एक एनवायरनमेंट भी तो होता है ना, आपने रहना कहाँ पे। ठीक है ना, फर्ज करें आप एयर होस्टेस बनना चाह रहे हैं और आपको फ्लाइट फोबिया है, ठीक है ना, यानी कि आपको जहाज में वैसे ही डर लगता है, आपको फ्लाइट फोबिया, फोबिक है, आपके लिए मसला हो जाएगा। इसी तरह मैंने पहले भी आपको मिसाल दी, आपको अगर एपिलेप्सी है और आप उसमें जाना चाह रहे हैं, एविएशन में जाना चाह रहे हैं, वो आपको कभी जॉब ही नहीं देंगे। तो ये आपके लिए इन्वायरमेंट है। यानी कि आपने इन्वायरमेंट को भी देखना है, पैशन को भी देखना है, कल्चर को भी देखना है, अपॉर्चुनिटीज को भी देखना है, और स्ट्रेंथ। ये 5 ऐसे फिल्टर हैं। अगर कोई करियर इन 5 फिल्टर में से आपके लिए गुजर जाता है, तो वो आपके लिए बेहतरीन करियर हो सकता है। वो 2 चूज कर लें, पहले 3 कर लें, 4 कर लें, पहले फिल्टर करके 3 4 इकट्ठे कर लें, फिर उनमें से शॉर्टलिस्ट कर लें आप। तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास 3 4 ऐसी चीजें आई और फिर आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं। तो इसको हम काउंसलिंग कहते हैं। ये एडवाइस नहीं होगी, ये काउंसलिंग होगी। तो इस तरह अगर आप लेके चलेंगे तो भाई ये आपके लिए फायदा होगा। ये मैंने आपको एक फार्मूला बताना था कि करियर को आपने चूज करने के लिए इस फार्मूले के ऊपर अमल करें, आपको फायदा होगा। बाकी आप में से किसी को भी कोई हेल्प चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, वैक्सन के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, हमारे पास सैयद फ़खर जैदी साहब हैं, ये अच्छे काउंसलर हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इन पर्सन अगर आपको जो है वो चाहिए तो जाहिर है ये वैक्सन के प्लेटफॉर्म पे ऊपर अवेलेबल है। मिस सुम्बल दराज हैं, मिस समारा हैं, ठीक है, दे कैन गाइड यू। और डिफरेंट जो आपके स्टडी ऑप्शंस हैं, फॉरेन जो स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो भी इनके पास अवेलेबल हैं। कौन सा सब्जेक्ट किस कंट्री में ज़्यादा अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट किस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा अच्छा है, दे कैन हेल्प यू। और मेरी भी अगर आपको स्पेसिफिक इन पर्सन आपको ज़रूरत पड़ती है तो मैं हाजिर हूँ, तो कोई मसला नहीं है। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच वैक्सन टीम फॉर इनवाइटिंग मी, and I can have couple of questions if anybody wants. Please raise your hand if you have any question, and then I will. सर, मैंने पर्सनालिटी एक्सपर्ट बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या सब्जेक्ट को चूज किया है, करना चाहिए? मैंने तो साइकोलॉजी को किया हुआ है। वेरी गुड। अच्छा, पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए अगर आपने पहले साइकोलॉजी की हुई है, आई गेस आपने बोला, मिस फातिमा। जी सर, मैंने ना किया है, ग्रेजुएशन की है बीए जो साइकोलॉजी के साथ। अब बीएस कर रही हूँ। अच्छा, आप बीएस कर रही हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें, एक प्रोजेक्टिव साइकोलॉजी होता है, आपने उसको पढ़ना है। प्रोजेक्टिव साइकोलॉजी में ना बहुत से टेस्ट आते हैं जिसमें
टीएटी आता है, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट है, हैंडराइटिंग एनालिसिस है, ठीक है। 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं जिसे हम एमबीटीआई कहते हैं, ठीक है। ये 3-4 जी एरियाज सर के ऊपर मैंने आपने ज्यादा फोकस करना है, तो आप यू कैन बी सर मैंने वेल। ना एमबीटीआई पे वैसे ना वर्क किया है। तो उसमें मुझे ये हुआ है कि जो है ना, मैं क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तो उससे मुझे काफी एनालाइजिंग करने में हेल्प हुई है, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को जानने की कि आगे उनको क्या आइडिया देना है, कैसे उनका माइंडसेट बनाना है लाइफ में। जी, अगर आपको उसने ऑलरेडी आपने उसको ट्राई किया है तो आपको रिजल्ट मिले होंगे। आप मजीद इसमें कोशिश करें। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जो एमबीटीआई है ना, ये थोड़ा सा, क्योंकि 16 डिफरेंट टाइप्स हैं तो बहुत सारे मिक्स हो रही होती हैं चीज़ें। और स्पेशली वो ज़ाहिर है गोरों का बनाया हुआ स्केल है तो उसमें ज़रा चीज़ें होती हैं। मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूंगा आप टीएटी को भी आप एनालाइज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस एरिया में पर्सनैलिटी को असेस करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं, अगर आपको रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, करियर है, इसको लेके चलना है, तो आप ग्रेफोलॉजी को ज़रूर सीखें। ग्रेफोलॉजी के ऊपर आप कोई इंटेंसिव कोर्स करें, जिसमें ग्रेफोलॉजी यूजुअली दो तरह की होती है, एक कंटेंट एनालिसिस होता है और एक स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है। तो कोशिश करें कि आप दोनों तरह की ग्रेफोलॉजी को सीखने की कोशिश करें और आप इसमें एक्सपर्ट हो सकती हैं। बेसिकली देखें, जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना, मैं अक्सर कहता हूँ उसका कुछ सिलेबस नहीं होता, वो कुछ भी पढ़ ले उसको कहीं ना कहीं फायदा आता है। तो आप अगर पर्सनैलिटी असेसमेंट के ऊपर पढ़ना चाह रही हैं, तो बेसिकली इसके ऊपर जो साइकोलॉजी होती है वो प्रोजेक्टिव साइकोलॉजी होती है। तो आपने प्रोजेक्टिव साइकोलॉजी की डोमेन में जो जो चीजें आती हैं उसमें हैंडराइटिंग एनालिसिस भी है, टीएटी भी है, ठीक है, एचटीपी भी है, ठीक है। तो ये इन एरियाज के ऊपर आप मेहनत करें और आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। जी मिस फातिमा, होप आई आंसर्ड योर जी सर, क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू। जी सर, थैंक यू आपका। No worries, no worries. Any more question if somebody have? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। जी आपको सुन पा रहे हैं, आप क्वेश्चन करें काइंडली। सर अस्सलाम वालेकुम सर। असल में सर वो डबल हो गए ना, सो सर इट्स मी बगजादा, आपका पुराना स्टूडेंट। थैंक यू, थैंक यू। सर कैसा? सर वो आई एम डूइंग पीएचडी, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई है ना हमारे साइकोलॉजिस्ट के लिए भी। तो फिर इसमें मतलब व्हाट शुड बी द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पर्सनालिटी? आई एम आईएनएपी ना, इंट्रोवर्टेड हूँ, आईएनएपी देखें, पर्सनालिटी देखें का। ये वाला वक्त, ये वाला जो प्रोसेस मैंने आज आपको बताया है, काश हाँ आपने सर। इस प्रोसेस को पहले समझा होता, 5 साल पहले या 6 साल पहले, तो आपके लिए फायदा होता। इसलिए मैं एम्फेसाइज करता हूं कि भाई आप करियर चू किसी भी स्टेज पे है ना, तो वहां पे भी करियर को आप शिफ्ट दे सकते हैं। यानी कि आप जाहिर है साइकोलॉजी में इतने ज्यादा एरियाज हैं, तो आप साइकोलॉजी के अंदर भी एक खास करियर की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप कोशिश करें कि एक सेपरेट सेशन लें, जिसमें आपको मैं एक कस्टमाइज किस्म की आपको अप्रोच दूंगा, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करके आप उसमें एक्सेल कर सकें। जाहिर है अभी हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते, कि हम ये तो नहीं कह सकते कि आप पीएचडी इकोनॉमिक्स में ले आए या ऐसे कर लें। लेकिन जो होना था, क्योंकि मैं अगेन कहता हूं कि आप ट्रांजिशन ना दें अपने आप को, क्योंकि आपकी उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाली नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि अभी आप इसके अंदर रह कि इसमें क्या बेस्ट, साइकोलॉजी में क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, उसको हम आगे एक्सेल कर सकते हैं। इसमें बड़ा राइट मार्जिन है, सर। अभी बहुत मार्जिन है। क्योंकि हम लोग जो है ना, हम पाकिस्तान में सिर्फ साइकोलॉजी को सिर्फ वो इसलिए यूज किया जाता है कि जी हम एज ए पेशेंट को देखेंगे, ये साइकोलॉजी नहीं। साइकोलॉजी का इतना बड़ा, जो जो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, ये अपॉर्चुनिटी स्पेक्ट्रम, तो साइकोलॉजी के फील्ड में ना स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। यानी कि आप एचआर में जा सकते हैं, आप एज ए साइकोलॉजिस्ट जा सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा सकते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, टीचिंग है, रिसर्च है, ठीक है, पुलिस में है, फोर्सेस में है, जेलों में है, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इसकी। लेकिन ये है कि आपने इसको एक्सेल कैसे करना है, उसके लिए विद इन साइकोलॉजी आपका करियर काउंसलिंग सेशन होना चाहिए। जी वक्त। जी जी सर, जी सर, बस हेलो। वो अ, अ- असल में नाउ आई एम इन चाइना, मैं तो चाइना में हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मज़ीद भी अपॉर्चुनिटी हो गई। तो मैं कहता हूँ कि
it's now difficult for me to to specify। तो इसलिए मैं कह रहा था सर, अगर आप इस तरह जर्नल हो। नहीं, दूसरी इसके बात यही ऊपर है कि देखें, कुछ जेनेरिक चीजें मैंने बता दी, वक्त मैंने जेनेरिक चीजें बताई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको, आप इसके ऊपर बड़ा तसल्ली से को आधे पौने घंटे का एक सेशन लें, जिसमें आपके जो कानों, वो जो दिमाग की खिड़कियां ना, वो खोलें एक दफा। ठीक है ना, दिमाग की खिड़कियां खोलने के लिए ये एक आध मिनट का क्वेश्चन, जरा इसका आंसर हाँ सर। सफिशिएंट नहीं है। तो राइट मैं सर। आगे जो है वो रईस मिर्जा से क्वेश्चन ले लूं, फिर रेहाना फैसल से क्वेश्चन लेते हैं। जी, जी रईस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। रईस, रईस सर पहले आ जाए काइंडली, रईस। जी, जी सर, रईस बात कर रहा हूँ। जी जी, रईस बोलें प्लीज। सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अगर एक शख्स का पैशन मल्टीपल फील्ड में है तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, और दूसरे नंबर पे इसमें मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि वो पैशन बिजनेस की फील्ड में भी हो सकता है, या फिर क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक ही मतलब कि जॉबियन वाली साइड पे हो सकता है। तो ये चीज मेरा क्वेश्चन है दरअसल। थैंक यू। पहली बात तो यह है कि कोशिश करें कि अगर आपके दो तीन चीजों में पैशन है तो इसको पहले फिल्टर कर लें, फिल्टर कर लें, और आपने टॉप पे एक ही लेके आना है। देखें, एक में आपने बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, जो आप, जिसको आप करियर बनाएं। ठीक है, साथ में आप कोई एक दूसरी चीज भी कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं, लेकिन आपका फोकस एक में होना चाहिए। और बिजनेस भी एक करियर है, ऑब्वियसली बिजनेस भी करियर है, और बिजनेस जॉब से भी ज्यादा मुश्किल करियर है, ये आपने जेहन में रखना है। क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ ना, लोग कहते हैं ना यार बिजनेस करो, बिजनेस में कोई बॉस नहीं होता। ये बिल्कुल गलत बात है। बिजनेस में बल्कि आपके एक बॉस नहीं होता, कई बॉसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाइंट्स। आपका हर क्लाइंट आपका बॉस होता है। तो इसीलिए बिजनेस भी एक करियर है, आप इसको बिल्कुल चूज कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस के हवाले से ये 5 फिल्टर में से गुजर सकते हैं तो ये कोई इशू नहीं, आप इसको गुजारें। और अगर आप फिर भी आप कह समझते हैं कि जी ये ठीक है, तो आप इसको चूज करें। जी, जी रेहाना फैसल। रईस, होप आई आंसर योर क्वेश्चन। ये तो हो, बल्कि मैं अब बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ। मैं ना दरअसल इनिशियल स्टेज पे हूँ, मतलब कि मैट्रिक मेरी है बेसिकली क्वालिफिकेशन। तो नेक्स्ट जोन सा है, मैं आगे जाना चाह रहा हूँ, तो आगे से ये इसमें वो पजल एक हिसाब से हुआ हूँ, तो इस नहीं वजह नहीं, से अभी अभी आप देखें, अभी आप अभी बिल्कुल बिजनेस में ना जाएं, अभी आप बिल्कुल इसके ऊपर मेहनत करें, कुछ कुछ एजुकेशन ले लें, कुछ एजुकेशन ले लें। बहुत से लोग आजकल मीडिया पे बड़ा डिस्कस कर रहे होते हैं कि लंबी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं, सिर्फ आप स्किल सीखें और पैसा कमाएं। नहीं, देखें, अगर आपने सिर्फ यही काम करना है ना, तो फिर दुनिया में स्किल वैसे ही खत्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो आप पढ़ेंगे नहीं, रिसर्च नहीं करेंगे, नई नई स्किल्स कहाँ से आएंगी। फर्ज करें, ये जूम क्यों कैसे आया, जूम ज्यादा पढ़ाई करने के बाद साइंटिस्ट बने, साइंटिस्ट ने ये जूम क्रिएट किया। तो खुदारा ये जाहिल लोगों की बातों में ना जाएं कि आप बस मैट्रिक करें और कुछ स्किल सीख के पैसा कमाएं। नो 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 नो। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, आपके लिए पैसा हो सकता है। आप पहले अपना विजन बड़ा कर लें, 2-4 साल पढ़ लें, आप बूढ़े नहीं हो रहे, आपने फिर पैसा ही कमाना है। जी, जी सर इसमें एक छोटी सी और चीज, जी जी रईस प्लीज। एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहता हूँ के साथ। आप देखें तो आप मुझे ज्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि इसमें एज का भी वो है, तो मेरी एज बाय द वे 24 के अराउंड है। तो इस चीज को मद्देनजर रख के मुझे किस तरीके से करना चाहिए, काइंडली इसमें थोड़ी सी मेरी मदद मुझे चाहिए आपकी। देखिए, कोई एज कोई ज्यादा नहीं है अभी। आप देखें, आप एजुकेशन 27-28 तक ले सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये कंफर्टेबल एज होती है, 25, 26, 27 तक आप आराम से एजुकेशन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप कोशिश करें कि शॉर्ट टर्म स्टडीज लें। शॉर्ट टर्म स्टडीज ये होती हैं, जिस तरह बीएस है, आप ब्रिटिश में, बरतानिया में बीएस वैसे ही 3 साल का होता है, मास्टर 1 साल का होता है, यानी कि आप 4 साल के बाद सीधा आप यूनिवर्सिटी डिग्री करके आराम से बैठ जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में बीएस भी 4 साल का है, फिर आगे एमएस 2 साल का है, तो आपके 6-7 साल लग जाते हैं। तो इसी तरह आप ऐसा प्लान चूज करें जिसमें आपको जो है वो एज भी आप मैनेज कर लें और आप जल्दी आगे पहुंच भी जाएं, लेकिन बिग विजडम के साथ आए। जी,
जी रेहाना, आपका क्वेश्चन है? रेहाना सर चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन है? जी। जरगुना जरगुना खान, प्लीज आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ साइकोलॉजी की गवर्नमेंट केपीके में। और सर मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ। वेरी गुड। आपके लेक्चर्स में देखती रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सर। सर मैंने ये पूछना था कि बेसिकली देखें, जो मेरा प्रोफेशन है ना, ठीक है, एज अ टीचर, वो तो मेरा चल रहा है, लाइक इट्स परमानेंट, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती ना। तो लेकिन मेरा जो पैशन है वो हमेशा से काउंसलिंग रहा है सर। तो जिस एरिया में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पे मेंटल हेल्थ की वो वैल्यू नहीं है, या लोगों को अवेयरनेस नहीं है सर। वो जो है वो कहते हैं कि जी हम मतलब रोटी पानी अपना पूरा नहीं कर सकते, तो हम मेंटल हेल्थ में क्या इन्वेस्ट करें ना। तो मैं जो जी हम नेक्स्ट ले लेते हैं। यासीन, आपको रेहाना आप ले लें काइंडली। रेहाना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर वैक्सन कंसल्टेंट्स। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने प्रोफेशंस कुछ बताए, उनके ड्रॉबैक्स भी आपने बताए। जैसे आप मेडिकल देख लें, मेडिकल में बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एमकेट क्लियर नहीं कर पाते, एमकेट क्लियर करते हैं तो देखें उसके रेहाना बाद जो फैसल, है वो रेहाना फैसल, मैंने ना किसी के हम्म, ड्रॉबैक बताए हैं, ना मैंने किसी को, मैंने नहीं सिर्फ सर, वो एग्जांपल्स के तौर पे। अकॉर्डिंग टू पर्सन, जी जी, अकॉर्डिंग टू पर्सन जो है वो, जैसे आप आपने कहा है काइंडली कि क्वेश्चन करें, एपिलेप्सिया तो आप क्वेश्चन कर लें प्लीज। क्वेश्चन आपका क्या है? जी जी, क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान में ट्रेंडिंग जो प्रोफेशंस हैं वो क्या हैं, और हम क्या चूज कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। देखें, अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अभी जाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में ना 3 एरियाज में आप कभी आप मार नहीं खाएंगे। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बीमारियां बढ़नी है, ठीक है, जरूरत पड़नी है, डॉक्टर जितने भी ज्यादा हो जाएं। पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये होता है कि हेल्थ सिस्टम पुअर होता है, तो ज़ाहिर है हेल्थ से रिलेटेड लोगों का काम ज्यादा होता है। तो करियर वाइज हेल्थ अच्छा है। 25 करोड़ आबादी है, तो इसका मतलब लोगों ने बच्चे पढ़ाने हैं, तो आप में टीचिंग में भी स्कोप है। फिर 25-20 करोड़ आबादी है, तो फूड से रिलेटेड कोई चीजें आप कर सकते हैं, तो वो भी आप बहुत अच्छी हैं। तो ये 3-4 एरियाज जो है ना कभी डाउन नहीं जाते। तो ये मैं करियर की बात कर रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान में ऐसे करियर चूज करेंगे जिस तरह जिनका कोई स्कोप नहीं, फर्ज करें आपने एमए उर्दू कर लिया, सिवाय एक कॉलेज में उर्दू टीचर होता है दैट साल, और उसका कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। आपने सोशियोलॉजी कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, ठीक है, तो एक एक कॉलेज में एक एक ही सीट होती है, उसके अलावा और उनका कोई स्कोप नहीं होता। तो इसीलिए आपने इन एरियाज के ऊपर काम करना है, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया था इंटरनेट की वजह से, सॉरी। नो सर मैं वरीज। पूछ रही थी कि मैं जो हूँ ना मेंटल हेल्थ में, फिर वो लोग ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की भी बात करूँ या फिर मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, तो काउंसलिंग इज माय पैशन, जबकि टीचिंग जो है वो मेरा प्रोफेशन है। तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ अपना जो पैशन है, जी सर, तो इसमें फिर किस तरह से किया जाए, मतलब वेरी लोगों को गुड, अवेयर करना बड़ा पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। पहले तो आप मेरे मेरे लेक्चर को जस्टिफाई कर रही हैं कि वाकई ही एक जब आप करियर चूज करते हैं तो कल्चर को देख के करना चाहिए, ताकि ये तो लकीली चलें आपको जॉब मिल गई जिसकी वजह से आप कुछ चलें, कुछ करियर बन गया। लेकिन कोशिश ये करें कि जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, तो स्टूडेंट को पढ़ाते हुए ऑप्शन के साथ पढ़ाएं ताकि उनको समझ अच्छी आए। आप में अगर काउंसलिंग स्किल्स अच्छी है ना, तो आप एक कॉन्सेप्ट को भी समझाएंगी ना, तो ऑप्शन से समझाएंगी, डिटेल से समझाएंगी, तो उनको एटलीस्ट समझ अच्छी आ जाएगी, या अपनी काउंसलिंग स्किल टीचिंग में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एक तो ये चीज है। बाकी आपने खुद ही एक आंसर कर दिया कि मैं एक ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे लोग इसको समझते ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन।
जी जी सर, तो बच्चों को मैं बिल्कुल गाइडेंस एंड काउंसलिंग चैप्टर भी है साइकोलॉजी में। जी तो बिल्कुल, सर आप आपने उनको जिस तरह का देखिए। किया तो बहुत अच्छा आपने किया, मुझे मतलब मुझे समझ आ गई कि सर मेरा बच्चों को किस क्वेश्चन ये है तरह से कि लेके चलना है। जी थैंक यू। थैंक नेक्स्ट यू हम सर। यासीन को ले लेते हैं। यासीन ने काफी देर से हाथ खड़ा किया। सॉरी हेलो। यासीन, प्लीज। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं नर्सिंग और सीएस में इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए? देखें, हेलो। अगर आप अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो दोनों में अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। नर्सिंग भी, जैसे मैंने हेल्थ सेक्टर को कहा है कि हेल्थ सेक्टर हमेशा बूम में ही रहता है पाकिस्तान में, जी सर। कोई मसला नहीं, सर नर्सिंग भी लेकिन ठीक है हाँ। और कंप्यूटर साइंस भी सही है। लेकिन अब आपने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ देख लें, दोनों में स्ट्रेंथ भी देख लें और इंटरेस्ट भी देख लें। और यस फिर सर। आप अपनी लेकिन फैमिली कल्चर को देखें कि आप एज ए नर्स नर्स काम करेंगे तो आपको कल्चर में कोई स्टिग्मा, कोई ऐसा इशू, नहीं सर, कोई। हाँ हमारे हाँ कल्चर में से यही इशू है कि हमारे यहाँ उसको रिस्पेक्ट नहीं ज़्यादा दी जाती, मतलब नर्सिंग के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें। चुप करके फिर कंप्यूटर साइंस पुत्र कर लो। कंप्यूटर साइंस में ये है कि लोग इसका स्कोप भी है, सोफिस्टिकेटेड फील्ड भी है, अपॉर्चुनिटीज यस फ्यूचर में अच्छी हैं। अगर आप में स्ट्रेंथ भी ठीक है, पैशन भी अगर आप इसमें थोड़ा बहुत है तो फिर निकाल लो, कोई मसला नहीं। सर। तो सर मैं सर प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो इसमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, नहीं क्योंकि नहीं, इसमें कोई मसला मैथमेटिक्स का नहीं, भी रोल ज़्यादा होता है ना सर, कोई मसला मैथमेटिक्स नहीं। ज़्यादा होती है यूनिवर्सिटीज इसलिए। यूनिवर्सिटीज ऑफर कर देती हैं, प्री इसलिए। मेडिकल वालों को भी कोई यूनिवर्सिटीज ऑफर कर देती हैं, ना भी करें अच्छा। तो एक 0 सेमेस्टर लगा के आपको इन कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। और जी सर दूसरी बात ये कि इसमें सुना ये जा रहा है कि इसमें सेचुरेशन बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इन फ्यूचर ना इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी। तो सर नहीं नहीं इसके नहीं, बारे में ये सर ये आप थोड़ा गलत बात है, गाइड कर दें। ये गलत बात है कि वो जब आ रहा सर था ना, इसके बारे में कंप्यूटर थोड़ा आ गाइड रहा कर था तो दें। लोग कहते थे कि यार कंप्यूटर आ रहा है तो लोगों के काम मर जाएंगे। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी ज्यादा हुई हैं, ठीक है। तो अच्छा ठीक है। अगर सैचुरेशन बढ़ रही है तो कंप्यूटर से रिलेटेड काम भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो ठीक है। और वो सर काम भी दूसरी बढ़ बात रहे ये हैं भी और कही जा रही है कि एआई आगे तो सारी दुनिया शिफ्ट ही कंप्यूटर पे हो रही है। फिर आप डिपेंड करता है ना, आप में अच्छा स्किल्स ठीक है। कितनी अच्छी हैं, आप कंप्यूटर सीखते कितना अच्छा है। क्योंकि हाँ कंप्यूटर का सर, जो हाँ वो स्पेक्ट्रम तो है है, ना, ये लेकिन सर देखें अभी जो अगर मैं हम। आपको बता रहा था, अपॉर्चुनिटी स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। हर अदारे में कंप्यूटर अच्छा साइंस ठीक है। होती है, ठीक है ना। हाँ ये बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। स्पेक्ट्रम और सर बहुत ये ज्यादा बात है। है कि मैं ना, लेकिन अगर अब मैं करंटली अभी बात करूँ ना, तो अभी मैं प्री मेडिकल में हूँ, तो हमने मैथ नहीं पढ़ी होती फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर। तो सर इसकी वजह से कोई इशू तो नहीं आएगा, मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ और उसके बाद? मैंने आपको बोला ना कि कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटीज आपको इनिशियली थोड़ा ठीक है। सा समझा देती हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी मरियम असकर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मैं इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हूँ, प्री मेड की। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस साल मैं मतलब मार्क्स अच्छे मेरे आए माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में, सो मैं चाहती हूँ कि मैं इस साल किसी फॉरेन कंट्री में अप्लाई करूँ और मैं वहाँ पर अपना इन शॉर्ट मेडिकल परस्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में एमडी कैट आपको क्लियर करना पड़ता है। क्लियर करने में मसला नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा आपको पता है पे करना पड़ता है, और एट द एंड आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बहुत प्रॉब्लम्स है। तो मैं ये देखिए, चाहती हूँ आप कि मैं। आप इंटर के बाद भी फॉरेन मूव हो सकते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, पहले आप फाउंडेशन कोर्सेज करते हैं, जिस तरह यूके में फाउंडेशन कोर्सेज होता है, फिर आपको यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं। 1 साल का फाउंडेशन कोर्स होता है, फिर आप यूनिवर्सिटी में आगे मूव हो जाते हैं। तो इस तरह आप, आपका जो क्वेश्चन है वो आप वैक्सन के नंबर से रब्ता करके मिस हमारा आपको ज़्यादा गाइड कर सकेंगे कि आप उनसे रब्ता करके आप अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर सकते हैं कि आप इस लेवल पे मूव करना चाहते हैं तो कौन से कंट्री में आपके लिए ज़्यादा स्कोप है। जी ठीक है। सेकंड सर, दूसरी बात ये कि जो न्यूरो साइंस है इसका मतलब क्या स्कोप है? देखिए, न्यूरो साइंस का डिपेंड करता है आपने किस एरिया में पढ़ी। ज़्यादा आप न्यूरो साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, माइंड साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। न्यूरो के अंदर तो आपने सर, किस में स्पेशलाइजेशन की, अप्लाइड न्यूरो साइंसेज की है तो न्यूरो साइकोलॉजी, जिससे मैं न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो आप इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारा स्पेक्ट्रम है। लेकिन जाहिर तो है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं तो क्या इसका मतलब डॉक्टर के बराबर ही स्कोप होता है या डॉक्टर ही ज्यादा? नहीं, ये डॉक्टर से ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि आपको, अगर आप एक एरिया में स्पेशलाइज्ड हैं तो अगर आपने डॉक्टर ऑफ न्यूरो साइंसेज किया हुआ है या पीएचडी न्यूरो साइंसेज किया हुआ है तो वो हम्म। यहाँ पे पीएचडी डॉक्टर से ऊपर होता है। ठीक है। यानी सही थैंक यू। डॉक्टर होता ही पीएचडी। जी आगे चलें।
एक थैंक यू आखिरी सो मच। क्वेश्चन हम ले लेते हैं, वैसे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो इंशाल्लाह एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। बट आप मुझे यूट्यूब पे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, वैक्सन का ऑफिस अवेलेबल है फर्दर गाइडेंस के लिए। तो वैक्सन ने मुझे और भी कुछ लेक्चर्स के लिए बोला है, तो इंशाल्लाह आई एम विजिटिंग लाहौर इन नेक्स्ट वीक, और इन पर्सन कुछ कोर्सेज भी हम इंशाल्लाह करवा रहे हैं। उसमें डिफरेंट तरह के कोर्सेज हमने और भी जो है वो मैंने सजेस्ट किए हैं, जिस तरह स्कॉलरशिप कैसे हंट करना है, ठीक है, उसके अलावा इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करनी है फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए। तो इस तरह की वर्कशॉप जो हैं वो लॉन्च होंगी। तो आप इस वैक्सन के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा पर्सनल पेज भी है, उसके ऊपर भी मैं शेयर कर देता हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसके हवाले से आप ये कर सकते हैं। आई एम रियली थैंक यू कि आप लोगों ने ज्वाइन किया।